गुड इवनिंग एवरीवन। पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के डिजिटल मंच पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एस ब्लॉक के जो तत्व चल रहे थे उसी में दूसरे वर्ग के तत्वों के बारे में बात करेंगे। जो वर्ग 2 है उसको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो हमारी क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन से तत्व आते हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला तत्व जो आता है क्षारीय मृदा धातुओं में वो होता है आपका बेरिलियम। ठीक है, फिर कौन सा आता है मैग्नीशियम, फिर कौन सा आता है कैल्शियम, फिर कौन सा आता है स्ट्रोंशियम, फिर कौन सा आता है बेरियम और कौन सा आता है फिर रेडियम। ये जो आपके तत्व हैं ये कौन से तत्व कहलाते हैं? आपकी क्षार मृदा धातुएं कहलाती है। फिर हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। किसकी बात करते हैं? भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुणों में सबसे पहला जो लाइन आती है वो आती है आपकी परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या तो दोनों ही आपके ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। चाहे आप बात करो परमाणविक त्रिज्या की या आप बात करो किसकी? आयनिक त्रिज्या की। तो ऊपर से नीचे, वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो दोनों की दोनों क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अरे बढ़ती क्यों है? हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण से आपके जो तत्व हैं उनकी परमाणविक त्रिज्या या आकार या आयनिक त्रिज्या दोनों तीनों चीजें क्या होती हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। फिर हम क्रम की बात करते हैं तो देखिए बेरिलियम का जो आकार सबसे छोटा होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो आपसे फिर नीचे दिया गया है कि सर्वाधिक एस ब्लॉक का सबसे छोटा तत्व, तो एस ब्लॉक का सबसे छोटा तत्व कौन होता है? लिथियम। कौन होता है? सॉरी बेरिलियम। कौन होता है? बेरिलियम। एस ब्लॉक का जो सर्वाधिक छोटा तत्व है वो कौन होगा? बेरिलियम। क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होते हैं? घटते हैं और ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इसलिए जो आपके एस ब्लॉक है उसका सबसे छोटा तत्व तो कौन होगा? बेरियम। और सबसे बड़ा तत्व कौन होगा? सीजियम। सबसे बड़ा तत्व कौन होगा? सीजियम। ये हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक का सबसे छोटा तत्व बेरिलियम और सबसे बड़ा तत्व कौन होगा? सीजियम। फिर हम बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व जो है आपका कैल्शियम तक जाने पर, तो यहाँ तक जाने पर तो क्या होता है? घटता है, क्योंकि इनकी परमाणुओं की संकुलन क्षमता क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रोंशियम से रेडियम तक तो इनका घनत्व स्ट्रोंशियम से रेडियम तक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आयनन ऊर्जा नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा की मैं बात करती हूँ तो आयनन ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आपका आकार बढ़ता है। अरे आकार बढ़ रहा है तो मतलब आयनन ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी? बेरिलियम की होगी। किसकी होगी? बेरिलियम Be की होगी। अतः आयनन ऊर्जा का जो आपका जो आयनन ऊर्जा का जो आपका क्रम है वो क्या होगा? आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? ये होगा सबसे ज्यादा बेरिलियम की और सबसे कम किसकी? बेरियम की। किसकी? बेरियम की। जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु, तो अगर हम बात करें आयनन ऊर्जा की तो हमेशा आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? क्षार मृदा धातुओं की। किसकी ज्यादा होगी? क्षार मृदा धातुओं की। क्यों होगी? क्योंकि हमने बोला आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटते हैं। आकार जब घटेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं से अधिक होती है। किसकी? क्षार मृदा धातुओं की। देखिए फिर आगे आपको पॉइंट दिया हुआ है, क्षार धातुओं की द्वितीयक आयनन ऊर्जा प्राथमिक आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। क्षार मृदा धातु जो क्षार धातु है, जो क्षार मृदा नहीं क्षार धातु जो है उनकी द्वितीयक आयनन ऊर्जा
जो होती है प्रथम आयनन ऊर्जा से अत्यधिक होती है। अरे बात करते हैं हम क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सभी आपकी कैसी हैं, क्षार धातुएं। तो हमने इनकी अगर हम बात करते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो क्या होता है, NS1 होता है। देखो S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको त्याग करके ये क्या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करती है, ग्रहण करती हैं। कौन, क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी उत्कृष्ट जो गैस विन्यास है उसको क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं, जिसके कारण से इनमें से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, जब आप इनमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है वो अत्यधिक हो जाती है किसके लिए, क्षार धातुओं के लिए। जबकि क्षार मृदा धातुओं की प्राथमिक आयनन एंथैल्पी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी से क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि जो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है, क्यों घटेगा, क्योंकि जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकालते हैं तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से इनकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान प्राथमिक आयनन एंथैल्पी के मान से क्या होते हैं, कम होते हैं। बात करते हैं आगे नेक्स्ट गुण की, धात्विक गुण। किसकी बात करते हैं, धात्विक गुण। तो धात्विक गुणों के बारे में हम बात करते हैं कि धात्विक गुण जो होते हैं आपके वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं और बाएं से दाएं जाने पर हमेशा घटते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन भी दिया हुआ है निम्न में से धात्विक गुण है, अरे निम्न में से धात्विक गुण किसमें पाए जाते हैं, तो आप बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें पाए जाएंगे, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, आर्सेनिक में या Bi बिस्मिथ में, बताइए किसमें पाए जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इन चारों की, तो सबसे ज्यादा आपके जो आयनिक गुण हैं वो किसमें पाए जाएंगे, Bi में पाए जाएंगे। ऑक्सीकरण अंग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण अंग। तो अगर हम क्षार मृदा धातुओं के ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है, +2 होती है। कितनी होती है, +2 होती है। हमने बात की थी इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 होगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षार मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 होगा। तो यहाँ पर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आपके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, उत्कृष्ट जो आपका गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए इनका जो ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, जल योजन, आयनों का जल योजन। तो देखिए धातु आयनों का आकार जितना अधिक होगा, धातु आयनों का आकार जितना अधिक छोटा होगा, जल योजन का मान, जल योजन ऊर्जा का मान उतना अधिक होगा। तो बताइए, तो देखिए हमारे जो बेरिलियम है उसके लिए जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। जल योजन ऊर्जा का मान घटेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो जल योजन ऊर्जा का मान सर्वाधिक किसके लिए होता है, बेरिलियम के लिए। देखो तो Be+2 की जल योजन ऊर्जा सर्वाधिक है, यही कारण है कि BeSO4 आपकी विलयता क्या है, कम है। विलयता क्या है, कम है, क्योंकि इसके लिए जल योजन ऊर्जा का मान क्या है, अत्यधिक होता है। फिर हमारे विलयता का क्रम और फैजान्स नियम का अपवाद। देखो विलयता का क्रम, हम किसकी बात करते हैं, विलयता के क्रम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको फैजान्स नियम के अनुसार, फैजान्स का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर धनायन का आकार जितना अधिक बड़ा होता है, धनायन का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो आयनिक गुणधर्म क्या होते हैं, बढ़ते हैं। आयनिक गुणधर्म क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मतलब आयनिक गुणधर्म ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ विलयता की, तो यहाँ पर
ऊपर से नीचे जाने पर विलयता क्या हो रही है, घट रही है। इसीलिए ये फैजान्स नियम का क्या है, अपवाद है, क्योंकि विलयता बढ़नी चाहिए थी लेकिन यहाँ विलयता घट रही है, इसलिए किसका है, फैजान्स नियम का अपवाद है, क्योंकि आयनिक गुणधर्म तो धनायन का आकार बढ़ने पर बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में हमेशा ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युत ऋणता कम होती है, क्षारीय धातुओं की तुलना में तो अधिक होती है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो क्षारीय धातुओं से तो ज्यादा होगी, लेकिन वैसे इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। आगे चलते हैं, बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर विद्युत ऋणता घटती है। मैंने बताया था आपको, आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, घटता है। इसलिए बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर विद्युत ऋणता क्या होगी, घटेगी। ये आपके क्या थे, कुछ भौतिक गुण थे, किसके, क्षारीय मृदा धातुओं के। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, रासायनिक गुणों की। तो सबसे पहले वही आती है, वायु से क्रिया। तो यह क्या होते हैं, क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होते हैं। किससे कम क्रियाशील होते हैं, क्षारीय मृदा धातु क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होती है। किससे कम क्रियाशील होती है, क्षार धातुओं से। तो देखिए आगे, जो आपका बेरियम है और आपका कौन है, बेरियम है और रेडियम है, ये क्या बनाते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परऑक्साइड। कौन कौन बनाते हैं, बेरियम और रेडियम क्या बनाते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं। उसके साथ साथ BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का ना हो करके कौन सी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। BeO और MgO उच्च जालक ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। जो आपका बेरियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दोनों के दोनों जल में क्या है, अविलय है, क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। क्यों है अविलय जल में, क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। फिर हम सेकंड हाइड्राइड की बात करते हैं। तो हाइड्राइड जो है, जो आपकी क्षार मृदा धातु है, वो MH2 टाइप के क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। क्यों, क्योंकि क्षार मृदा धातुओं की संयोजकता +2 और हाइड्रोजन -1 क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, MH2 बनेगा। तो देखो, जो ऊपर वाले दो होते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, दोनों सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, और जबकि बाकी के जो आपके हाइड्राइड हैं, बाकी क्षार मृदा धातुओं के हाइड्राइड हैं, वो कैसे होंगे, आयनिक प्रकृति के होंगे। तो देखिए आयनिक गुण कैसे बढ़ेंगे, BeH2 में सबसे कम होते हैं, MgH2 में उससे ज्यादा होंगे, और नीचे जाओगे CaH2 में और ज्यादा होंगे, SrH2 में और ज्यादा होंगे, BrH2 में और ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आयनिक गुणधर्म ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगे, क्योंकि आपके धनायन का आकार बढ़ेगा। तो फैजान्स नियम यही कहता है, आयनिक गुणधर्म कब बढ़ते हैं, जब धनायन का आकार बढ़ता है। फिर है कार्बोनेट। तो इस समूह में जो आपके नीचे से समूह में नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट की जल योजन ऊर्जा, जो आपकी विलयता है, वो जल योजन ऊर्जा के घटने के कारण क्या होती है, घटती है। मतलब कि जो आपके कार्बोनेट्स हैं, वो आप जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो उनकी विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि इनकी जल योजन ऊर्जा घट जाती है। अभी हमने बात की थी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जल योजन ऊर्जा क्या हो जाती है, घटती है। तो यहाँ देखिए आपके कार्बोनेट के विलयता का क्रम, तो BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट तब सर्वाधिक विलय होगा, जबकि आपका BaCO3 क्या होगा, कम विलय होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है। इसलिए कार्बोनेटों की जो विलयता है जल में, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे चलिए,
हैलाइड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हैलाइड। तो क्षारीय मृदा धातुएं MX2 प्रकार के हैलाइड बनाती हैं। कौन से हैलाइड बनाएंगी? MX2 हैलाइड बनाएंगी। और जो हैलाइड में आयनिक क्रम है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि धनायन का आकार बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए आयनिक गुणों का क्रम भी इसी प्रकार दिया हुआ है कि BeCl2 सर्वाधिक जो है आप सबसे कम आयनिक है और BaCl2 सर्वाधिक आयनिक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धनायन का आकार बढ़ता है, जिसके कारण से आयनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। BeCl2 कार्बनिक विलायकों में विलय है। अरे कौन से विलायकों में विलय है? कार्बनिक विलायकों में विलय है। तो जल में कैसा होगा? अविलय होगा। कार्बनिक विलायक कैसे होते हैं? अध्रुवीय। कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। कार्बनिक विलायक कैसे होते हैं? अध्रुवीय। और जल कैसा होता है? ध्रुवीय। जल कैसा होता है? ध्रुवीय। जो आपका BeCl2 है वो सहसंयोजक होने के कारण अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, और जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा? अविलय होगा। हम बात करते हैं किसकी? नाइट्रेटों की। तो ये इन धातुओं के नाइट्रेट जल में कैसे होते हैं? विलय होते हैं। इन धातुओं के जो आपके नाइट्रेट हैं वो क्या होंगे? विलय होंगे। तो नाइट्रेट जो बनते हैं आपके वो क्या बनेंगे? M। देखो इसकी संयोजकता +2 है और नाइट्रेट NO3 इसकी संयोजकता कितनी होती है? -1। तो नाइट्रेट किस प्रकार के बनेंगे? MnO3 का होल ट्वाइस। इस प्रकार के नाइट्रेट क्या करते हैं? नाइट्रेटों का क्या होता है? आपके निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो Be+2 छोटे आकार का होने के कारण कई संकुल यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? कई संकुल यौगिक बनाता है, उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है, क्योंकि Be+2 का आकार क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अरे बेरिलियम जो आपका क्षार मृदा धातुओं वाला वर्ग है उसमें सबसे ऊपर पाया जाता है, और ऊपर आने के कारण इसकी त्रिज्या क्या होती है? बहुत कम। आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से ये आपके क्या करता है? संकुल यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है क्षार मृदा धातुओं। क्षार मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षार मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्षार मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। और क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षार धातु, ये तो किसका है? क्षार मृदा धातु का है। और क्षार धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है। क्या होता है? NS1 होता है। निम्नलिखित क्षारीय मृदा धातुओं में किसकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी अधिक होगी? तो आयनन एंथैल्पी के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो पहले वर्ग बना लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या आएगा? रेडियम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है? आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। तो सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी किसके लिए होगी? बेरिलियम के लिए। सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी किसके लिए होगी? बेरिलियम के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो क्या हो? द्वितीयक हो। तो सर्वाधिक जो आपकी आयनन एंथैल्पी है वो किसकी है? बेरियम की है। बेरिलियम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p64s2 होगा। किसका होगा? अरे हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो क्षार मृदा धातु है वो वर्ग कौन सा है आपका? ये है। ठीक है, ये हमने बात की थी। क्या है? क्षार मृदा धातुएं हैं आपकी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? 3p64s। तो हमने तो सिर्फ क्या बात की थी कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 है। तो NS2 से पहले वाले सभी जो कक्षक है वो क्या होंगे? पूर्ण पूरित होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेरिलियम तो क्या होता है? 2s2। मैग्नीशियम क्या हो गया? 3s2। अरे 4s2 कौन हो गया? कैल्शियम। 4s2 कौन हो गया? कैल्शियम। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 किसमें है? कैल्शियम में। 4s2 किसमें है? कैल्शियम में है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम धनायन और ऋणायन अनुपात रखता है? कौन सा सबसे कम धनायन ऋणायन अनुपात रखता है? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है NaCl, KCl, MgCl2 और CaF2। और पूछा क्या है? धनायन का आकार बटे ऋणायन का आकार। क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो यहां देखिए Na और क्या है? Cl माइनस। यहाँ क्या है? K प्लस Cl माइनस MgCl और यहाँ क्या है? CaF2। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है? कमी होती है। आकार में क्या होती है? कमी होती है। तो Na से Mg क्या होगा? छोटा होगा। उसके अलावा आपका पोटेशियम से ये क्या होगा? कैल्शियम छोटा होगा। तो यहाँ धनायन का आकार ऊपर है, तो मतलब कि ये दोनों तो नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋणायन नीचे है, तो ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? क्लोरीन और यहाँ क्या है? फ्लोरीन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से आकार किसका बड़ा होता है? क्लोरीन का बड़ा होता है। तो सबसे छोटा जो सबसे कम होगा धनायन व ऋणायन का अनुपात वो किसमें होगा? MgCl2 में होगा। किसमें होगा? MgCl2 में होगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। धनायन का आकार क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि क्षार धातुओं का आकार क्षार मृदा धातुओं से बड़ा होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। तो इसमें आकार किसका? कैल्शियम का बड़ा हो गया और फ्लोरीन का आकार छोटा हो गया, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। यहाँ मैग्नीशियम का आकार जो है छोटा होगा। देखो कैल्शियम का आकार मैग्नीशियम से बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आपका आकार बढ़ता है। तो मैग्नीशियम का आकार छोटा और साथ ही साथ क्लोरीन का आकार क्या है? बड़ा। और ऋणायन का आकार बड़ा होगा तभी तो इसका अनुपात क्या आएगा? कम आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसकी तरफ। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों का जल में विलयता का क्रम है। तो जल में विलयता का क्रम है। अरे आपको अभी अभी बताया था कि जल में जो आप विलयता की बात करते हैं तो विलयता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। विलयता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है? बताइए।
हमने अभी अभी विलयता की बात की थी, तो विलयता ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही थी, घट रही थी, क्योंकि जल योजन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा बताइए। देखिए वर्ग हमारा क्या है, बीई mg SR BA और RA। विलयता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो देखिए इसमें इसके अनुसार तो ये तो क्या हो गया गलत। मैग्नीशियम की विलयता क्या होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा। यहाँ मैग्नीशियम की विलयता बीच में है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ बेरियम की विलयता सबसे ज्यादा है जबकि बेरियम नीचे आता है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा लास्ट क्या हो गया, ये हो गया आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम की विलयता सबसे ज्यादा और बेरियम की विलयता सबसे कम होती है। थैंक यू सो मच।